हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल फी माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आज तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। डीएनए को बाहर निकाल लिया, उसके सीक्वेंस को काट लिया और कौन सा डीएनए बना दिए, पुनर्योजक डीएनए। जो हम पुनर्योजक डीएनए बनाए कल तक के वीडियो में, उसके आगे क्या करेंगे, पुनर्योजक डीएनए को किसी वाहक में फिट करेंगे और उस वाहक की मदद से किसी दूसरे जीव में फिट कर देंगे ताकि उस जीव को इंसुलिन जीन मिल जाए। जैसे कि दूसरे आदमी में दे देंगे तो दूसरे आदमी को इंसुलिन जीन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो पुनर्योजक डीएनए बनाए थे कल तक के वीडियो में, उस पुनर्योजक डीएनए को क्या करना है, संवाहक के साथ जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है, संवाहक के साथ। अब बात आता है संवाहक होता क्या है। संवाहक क्या होता है, जैसे वाहक, वाहक का मतलब जो कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जैसे आपके यहाँ कुछ भी गाड़ी से सामान आता है, जैसे मान लीजिए एक ईंटा आया, एक गाड़ी ईंटा आता है ना, घर बनता है तो ट्रैक्टर क्या हुआ, वाहक। ट्रैक्टर क्या कहलाया, वाहक। तो ट्रैक्टर क्या काम किया, चिमनी भट्ठा पे ईंटा रखा हुआ था, लेकिन कहाँ आ गया, आपके घर के पास। तो चिमनी भट्ठा से लेकर के आपके घर तक ईंटा पहुंचाने का काम किसने किया, ट्रैक्टर ने किया। तो ट्रैक्टर यहाँ पर किसके रूप में काम किया, वाहक के रूप में काम किया। सेम उसी प्रकार से जो हम पुनर्योजक डीएनए बनाए इंसुलिन जीन वाला, उसको क्या करेंगे, संवाहक में देंगे और संवाहक में धर देंगे, ठीक है, संवाहक में फिट कर देंगे और उसके बाद ये किस में दे देंगे, दूसरे मानव में पहुंचा देंगे। तो संवाहक की मदद से चाहत वाले प्रोटीन, इंसुलिन वाला प्रोटीन दूसरे जीवों में चला जाएगा, ठीक है। अब बात आता है संवाहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्लाज्मिड का। जैसे आप लोग को पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो क्लास 11th में ही पढ़ना था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है जिसको बोला जाता है प्लाज्मिड डीएनए। कैसा डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए। और ये डीएनए गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो प्लाज्मिड डीएनए का फ़ोटो देखिए, बना देते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे बना दिए हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए हो गया और इसमें भी 2 धागा होता है, तो ये प्लाज्मिड डीएनए है। ये क्या है, प्लाज्मिड डीएनए। पूरा का पूरा कोशिका नहीं बनाया है, ठीक है ना, ये प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगा। जब ये डीएनए है तो इसमें भी कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगा। ओके, सब ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या सवाल आया, जो सीक्वेंस हमने लाया था काट करके, पुनर्योजक डीएनए में जो भी लाए थे, ठीक है ना, वो तो याद नहीं है, उसको तो बना काट के लाना पड़ा था। कल वाले वीडियो के लास्ट में हमने लिखाया था पुनर्योजक डीएनए। क्या लिखाया था, पुनर्योजक डीएनए। उस पुनर्योजक डीएनए के सीक्वेंस को क्या करेंगे, यहाँ पे फिट कर देंगे। कहाँ पे फिट कर देंगे, संवाहक में। तो फिर सवाल आया, यहाँ पे फिट कैसे करेंगे, जब तक इसके डीएनए को काटेंगे नहीं, तो यहाँ पे जगह देंगे नहीं, तब तक कैसे फिट करेंगे। ये तो वही वाला सीन है, ट्रैक्टर में बालू लदा हुआ है, तो जब तक बालू को उतारेंगे नहीं, तब तक गिट्टी को कैसे रखेंगे, तब तक ईंटा को कैसे रखेंगे, वही बात हो गया। तो ये एक ट्रैक्टर की तरह काम करता है, वाहक। तो यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम की मदद से इसके सीक्वेंस को काटा जाता है। वो भी कौन सा एंजाइम की मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए का सीक्वेंस है ये, तो डीएनए का सीक्वेंस किसकी मदद से काटा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटा जाता है। अब यहाँ पर ये बात आया कि जिस एंजाइम का प्रयोग करके हमने डीएनए को काटा था, चाहत प्रोटीन वाले डीएनए को काटा था, उसी एंजाइम का प्रयोग करके इस संवाहक, इस प्लाज्मिड को काटना होगा। सेम एंजाइम, एंजाइम क्या होना चाहिए, सेम। जैसे लिख देते हैं इसके बारे में, जिस एंजाइम का प्रयोग चाहत प्रोटीन के जीन को कट करने में किए थे, कट करने में किया गया था, सेम उसी एंजाइम से,
प्लाज्मिड डीएनए के क्रम को काटा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने डीएनए को निकाला था, किसको निकाला था? डीएनए को निकाला। मान लीजिए इतना बड़ा डीएनए निकाल लिए, तो हमको बीच वाला चाहिए था। कौन सा जीन चाहिए? बीच वाला। क्यों? क्योंकि बीच वाला क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है। बीच वाला क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है। तो हमको साइड वाला नहीं चाहिए, तो इसको क्या करना होगा? इसको काट करके हटाना होगा। कैसे कटेगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। एंजाइम दो प्रकार के, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो वाला बाहर बाहर से काटता है, एंडोन्यूक्लियस बीचों बीच काटता है। सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम काटे थे दो एंजाइम की मदद से। एक एंजाइम का नाम था इकोर 1। क्या नाम था? इकोर 1। और दूसरे एंजाइम का क्या नाम था? हिंड 3। दूसरे एंजाइम का क्या नाम था? हिंड 3। तो एक बार डीएनए के सीक्वेंस को इकोर 1 से काटे और दूसरी बार डीएनए के सीक्वेंस को किससे काटे? हिंड 3 से काटे। तो जिस जिस एंजाइम का प्रयोग से हम चाहत प्रोटीन के डीएनए को काटे, सेम इसी प्रकार के एंजाइम का प्रयोग करके इस प्लाज्मिड के डीएनए को काटना होगा। ये कंडीशन है, ठीक है ना। सेम होना चाहिए एंजाइम, क्या होना चाहिए? सेम, उसी तरह का एंजाइम होना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? इसके प्लाज्मिड डीएनए को इकोर 1 से कट करेंगे। एक बार इकोर 1 से कट करेंगे और दूसरी बार किससे कट करेंगे? हिंड 3 से कट करेंगे। देख लीजिए, एक बार किससे कट किए? इकोर 1 से। दूसरी बार किससे कट किए? हिंड 3 से। तो जब इसको कट किए तो यहाँ पे ये जगह खाली हो गया, प्लाज्मिड का इतना भाग खाली हो गया, क्योंकि प्लाज्मिड ने इतना डीएनए क्या कर दिया? काट दिया। अब जब ये काटा होगा, डीएनए को काटा होगा, तो जिस प्रकार से इसमें 4 एंड बना था, कितना छोर बना था? 4 चिपचिपा छोर, याद आया? और 4 में से 2 गो काम वाला था और 2 गो बेकार वाला। उसी प्रकार से इसीलिए सेम एंजाइम से यहाँ पर भी काटते हैं, ताकि इसमें भी 2 गो काम वाला बने और 2 गो बेकार वाला बने। तो इसमें जो भी 2 गो काम वाला रहेगा, एगो इस साइड एगो इस साइड, और इसमें से भी 2 गो जो रहेगा उसको जोड़ लिए थे, उसको बोले थे पुनर्योजक डीएनए। सेम उसी डीएनए को, पुनर्योजक डीएनए को यहाँ पर ला करके फिट कर दिया जाता है। अब इस संवाहक को डीएनए के सीक्वेंस के साथ चाहत प्रोटीन को फिट कर दिए। अब क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? दूसरे मानव में डाल देंगे। दूसरे मानव में डाल देंगे तो उसमें क्या चला गया? इंसुलिन जीन चला गया। कौन सा जीन चला गया? इंसुलिन जीन, ठीक है ना। तो अब यही होगा, लेकिन इसके पहले एक और प्रयोग किया जाता है। ये एक ऐसा प्रयोग है, उसको बताते हैं। जल्दी से इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे पीसीआर के बारे में। किसके बारे में? पीसीआर के बारे में। ये पीसीआर के बारे में क्यों पढ़ रहे ये बताते हैं। होता क्या है, जब हमने चाहत प्रोटीन को निकाल लिए, चाहत प्रोटीन को क्या किए? निकाल लिए। अब उसको वाहक के साथ फिट किए, और वाहक के साथ फिट किए तो उसको फिर किस में दे देंगे? परपोषी में दे देंगे, ठीक है। ये तो सही बात है। लेकिन जब एक जीन को काटे और एक व्यक्ति के अंदर फिट किए और दूसरे व्यक्ति के अंदर डाले, तो ये तो उसके लिए हो गया भाई, चलिए वो व्यक्ति ठीक हो गया। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति कोई भी यही प्रॉब्लम हो, तो क्या फिर से हमको डीएनए काटना होगा, उसके सीक्वेंस को निकालना होगा, फिर से इतना लंबा प्रक्रिया करना होगा क्या? तो बोलिएगा नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो भी चाहत प्रोटीन निकाले उसका बहुत सारा कॉपी बना लेंगे, उसका बहुत सारा कॉपी बना लेंगे। जैसे जब हम लोग एक बार ओरिजिनल पेपर बनाते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में होता है तो क्वेश्चन पेपर बनता है, तो एक ओरिजिनल पेपर बनता होगा, बाकी सब उसका क्या बनता है? जीरोक्स बनता है, ताकि सबको दे दिया जाता है। क्या बार बार ओरिजिनल ही बनाया जाता है? नहीं, तो ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। उसका सिंपल जाता है। वही प्रकार है, अगर हम एक बार इंसुलिन जीन बना लिए तो क्या हमको बार बार दूसरे व्यक्ति का ज़रूरत पड़ेगा? तो फिर से एक को पकड़ के लाएंगे, बैक्टीरिया को, उसके डीएनए को काटेंगे, न्यूक्लियोटाइड काटेंगे, उसके चेन को काटेंगे, फिर इंसुलिन जीन निकालेंगे, फिर संवाहक के साथ जोड़ेंगे। इतना बार बार करेंगे क्या? नहीं। तो क्या करते हैं? उसका कॉपी बना करके रख लेते हैं। तो ये जो पीसीआर प्रक्रिया है, ये जो पीसीआर है, ये बेसिकली करता क्या है? डीएनए का कॉपी करता है। किसका कॉपी करता है? डीएनए का कॉपी करता है। फिर आप लोग बोलेंगे
कि हम लोगों ने 5वें चैप्टर में भी पढ़े थे डीएनए का कॉपी करना, 6ठा चैप्टर में पढ़े थे डीएनए का कॉपी करना। तो डीएनए का कॉपी करने का मतलब क्या हुआ, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़े ना, डीएनए से ही डीएनए बनना क्या कहलाता है, डीएनए प्रतिकृति कहलाता है। लेकिन यहाँ पर वैसा वाला नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक डीएनए दीजिए 2 डीएनए बन जाएगा, एक डीएनए दीजिए 2 डीएनए बन जाएगा। और ये किसकी मदद से बनता है, एक मशीन होता है उसकी मदद से बनता है। और उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। अच्छा, ये प्रक्रिया जो जिस मशीन में होता है उस मशीन को थर्मोसाइक्लर बोलते हैं। मशीन का नाम क्या है, थर्मोसाइक्लर। जैसे हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट का नाम क्या है, प्रिंट मशीन का नाम क्या है, प्रिंटिंग मशीन। वही बात है, ये जो पीसीआर प्रक्रिया होता है ये किस मशीन में होता है, थर्मोसाइक्लर में। मशीन का नाम क्या है, थर्मोसाइक्लर। तो थर्मोसाइक्लर एक मशीन है, उसमें होता क्या है, पीसीआर होता है। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये कैसा रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, तो एक सिंगल डीएनए से बहुत सारे डीएनए का कॉपी बनाना, एक सिंगल डीएनए से बहुत सारे डीएनए का कॉपी बनाना। लेकिन इसमें भी एक बात है, जब एक बार पीसीआर करेंगे तो 2 डीएनए बनेगा, 2 बार पीसीआर करेंगे तो 4 डीएनए बनेगा, 3 बार पीसीआर करेंगे तो 6 बनेगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होते जाता है। और ये जो पीसीआर प्रक्रिया है इसमें 2-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 2-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले नंबर तो मशीन होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या क्या प्रयोग होगा, सैंपल, क्या देना होगा, सैंपल, डीएनए का सैंपल देना होगा। जिस भी डीएनए का कॉपी बनाना है उस डीएनए का पहले सैंपल देना होगा। बेसिकली सिंपल सी बात है, जब तक हम प्रिंटिंग मशीन में ओरिजिनल पेपर नहीं देंगे, तो ओरिजिनल पेपर का सैंपल नहीं देंगे, तब तक जीरोक्स होगा क्या, नहीं होगा, सादा पन्ना निकलेगा। हाँ, लेकिन एगो छापने के लिए दे दिए हैं ओरिजिनल पेपर तो उसका डुप्लीकेट निकलते जाएगा, वही बात है। एक सैंपल तो देना होगा पहले, तभी तो इसका कॉपी बनेगा। उसके बाद क्या है, एक एंजाइम का प्रयोग होता है इसमें, टैग पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज। ये क्या करता है इसके बारे में बताएंगे। और क्या यूज किया जाता है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड। और क्या यूज किया जाता है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड। और ये प्रक्रिया जो पीसीआर प्रक्रिया है ये 3 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में, 3 चरणों में। पहला क्या है, निष्क्रियकरण। दूसरा क्या है, तापानुशीलन। तीसरा क्या है, प्रसार। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन, इसको बोलते हैं प्राइमरी एनेलिंग, और इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है ना। ये 3 स्टेप में पीसीआर पूरा होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पूरा होगा। अब तीनों स्टेप में होता क्या क्या है ये सीख लीजिए तो आपको आसानी से ये पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, पहला है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन कहने का मतलब निष्क्रियकरण। कोई चीज़ सक्रिय है उसको क्या कर देना है, निष्क्रिय कर देना। जैसे एक डीएनए का सैंपल ले लिए, पहले क्या किए, डीएनए का एक सैंपल ले लिए। चलिए एक डीएनए का सैंपल ले लिए, तो ये डीएनए का 2 धागा होता है। डीएनए में कितना धागा होता है, 2 धागा। और डीएनए का 2 धागा आपस में किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, आप पढ़ चुके हैं 6ठे चैप्टर में। डीएनए का 2 धागा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। किस बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। और ये भी बताए थे कि अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो जुड़ा हुआ है डीएनए का दोनों धागा, अगर इसमें हम ज़्यादा तापमान देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, फिर से नॉर्मल तापमान देंगे तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा। ये बता चुके हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं, सैंपल को ले लेते हैं और उसको कितना डिग्री तापमान पे गर्म किया जाता है, 94 डिग्री तापमान, 94 से 95 डिग्री तापमान पे इसको हीट किया जाता है, इतना ताप दिया जाता है। सोचिए जब इतना ताप देगा तो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है डीएनए का दोनों धागा, ये जो डीएनए का दोनों धागा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उच्च ताप के कारण क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। उच्च ताप के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो डीएनए का दोनों धागा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बिल्कुल वही होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो दोनों धागा पास में है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो दोनों धागा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप में वही होता है, डीनेचुरेशन में वही होता है, निष्क्रियकरण में वही होता है कि एक सैंपल डीएनए को ले लेते हैं और उसको कितने तापमान पे रखा जाता है, 94 डिग्री से 95 डिग्री तापमान पे रखा जाता है। उसके कारण क्या होता है, उच्च ताप के कारण
डीएनए जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ था वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और डीएनए का दोनों धागा अलग हो जाता है। ये पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? प्राइमरी एनीलिंग तापानुशीलन। दूसरा स्टेप क्या है? प्राइमरी एनीलिंग तापानुशीलन। अब क्या करते हैं, इसको 55 डिग्री तापमान पे रखते हैं। कितना तापमान पे? 55 डिग्री तापमान पे, थोड़ा सामान्य तापमान पे कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा सामान्य नहीं, थोड़ा सामान्य पे कर देते हैं। तो ये दोनों डीएनए धागा क्या हो गया? अलग हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक प्राइमर की ज़रूरत होती है। किसकी प्राइमर की? डीएनए प्राइमर की। किसकी ज़रूरत होती है? डीएनए प्राइमर। तो एक डीएनए प्राइमर यहाँ पे देते हैं और दूसरा डीएनए प्राइमर यहाँ पे देते हैं, ठीक है। और किसकी आवश्यकता है? टैग पॉलीमरेज की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? टैग पॉलीमरेज की। तो यहाँ पे मान लीजिए हम टैग पॉलीमरेज बना देते हैं, ठीक है। चलिए टैग पॉलीमरेज बना दिए, 2 टैग पॉलीमरेज बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या बना देंगे? बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड। क्या बना देंगे? बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड। इधर इधर बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड घूम रहा है इसमें, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, तापानुशीलन में क्या हो रहा है, ये जो आरएनए डीएनए का प्राइमर दिए एक दूसरे एंड पर तथा एक दूसरे एंड पर लग जाता है। एक ऊपर लगता है, नीचे नहीं, एक यहाँ पे लगता है। एक ऊपर वाले स्ट्रैंड में यहाँ पर और एक नीचे वाले स्ट्रैंड में यहाँ पर। और डीएनए का दोनों धागा कैसे होता है? 5' से 3' और 3' से 5'। तो उसी के अनुसार डीएनए प्राइमर लग जाता है। इसी को बोलते हैं तापानुशीलन। इसी को क्या बोलते हैं? तापानुशीलन। अगला स्टेप है प्रसार। अगला स्टेप क्या है? प्रसार। देखिए क्या होगा प्रसार में। टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, ये जो हम डीएनए प्राइमर दिए हैं, ये तीसरा में बता रहे हैं, इसमें ख़त्म हो गया। इसमें क्या होगा, टैग पॉलीमरेज आगे बढ़ते जाएगा, टैग पॉलीमरेज आगे बढ़ते जाएगा और जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे घूम रहा है उसको क्या करेगा, डीएनए प्राइमर में जोड़ते जाएगा। डीएनए प्राइमर में जोड़ते जाएगा, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड को डीएनए प्राइमर में जोड़ते जाएगा। तो सोचिए, जब डीएनए प्राइमर में जो भी घूम रहा है न्यूक्लियोटाइड, ये जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा, इस प्रकार से जोड़ते जाएगा। और ये जो ऊपर वाला ये भी टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड क्या करते जाएगा, जोड़ते जाएगा। तो इस प्रकार से एक डीएनए के धागा पे, मतलब एक डीएनए से कितना डीएनए बन जाता है? 2 डीएनए। और एक डीएनए में कितना धागा होता है? 2 धागा। तो एक डीएनए में पहले से 2 धागा था, पुराना वाला, एक धागा अलग, दूसरा धागा अलग। अब ये जो बीच में बना, ये नया वाला धागा बना। ये कैसा वाला धागा बना? नया वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, एक डीएनए लिया था, उससे कितना डीएनए बना दिया? 2 डीएनए बना दिया। जिस प्रकार से हमने डीएनए से आरएनए बनाए थे, क्या बनाए थे? डीएनए से आरएनए। तो याद है ना, उसमें भी आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती थी और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाता था। आरएनए पॉलीमरेज उस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाता था और एक नया डीएनए का निर्माण करता था, नया आरएनए का निर्माण करता था, ठीक है ना। इसी प्रकार से सेम वही चीज़ है, यहाँ पर टैग पॉलीमरेज का प्रयोग होता है। किसका होता है? टैग पॉलीमरेज का प्रयोग। तो पीसीआर में क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में ये सब 2-3 चीज़ चाहिए, सैंपल चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, टैग पॉलीमरेज चाहिए और थर्मोसाइक्लर मशीन चाहिए। इसमें 3 स्टेप में ये पूरा अभिक्रिया होता है। पहला में क्या होता है, जब 94 डिग्री तापमान देते हैं तो उच्च ताप के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और डीएनए का दोनों धागा अलग हो जाता है। इसमें डीएनए का दोनों धागा अलग हो गया और जो भी यूज किए हम वो दे दिए, ठीक है ना। और इसमें जो डीएनए प्राइमर होता है, ये दोनों अलग अलग धागा पे लग जाता है, एक 5' से 3 वाले में और एक 3' से 5 वाले में, ये डीएनए प्राइमर लग जाता है। अगला क्या होता है, प्रसार में क्या होता है? प्रसार में ये जो टैग पॉलीमरेज है ये आगे बढ़ते जाता है और इसके आसपास जो भी न्यूक्लियोटाइड घूम रहा है वो डीएनए प्राइमर के हिसाब से वो जोड़ते जाता है, जोड़ते जाता है, जोड़ते जाता है। अगर ऊपर वाला जोड़ेगा तो इधर जोड़ेगा और नीचे वाला जोड़ेगा तो इधर जोड़ेगा। तो इस प्रकार से एक डीएनए से कितना डीएनए बन जाता है? 2 डीएनए बन जाता है। इसी को कहते हैं पीसीआर। इसी को क्या कहते हैं? पीसीआर। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अगर जो नहीं अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो दोबारा देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। कुछ तो है ही नहीं इसमें, थोड़ा सा जानकारी था बस, ठीक है ना। बाकी इसको जो एक साइंटिस्ट था, इसको 1985 ईस्वी में कैरी मुलिस नाम था, ये नहीं जानना आपको, किताब में नहीं दिया हुआ है, तो फालतू का ज्ञान लेना मना है, ठीक है ना। क्योंकि जितना है उतना तो कर लो पहले, उसके बाद आगे फालतू देखा जाएगा, ठीक है। और एक है कि अभी का जो एनसीईआरटी है ना, अपडेट हुआ है, उसमें 3 चैप्टर डिलीट हुआ है।
3 चैप्टर पूरी तरीके से हट गया। 12th में 16 चैप्टर है, उसमें से कितना चैप्टर पढ़ना है? 3 ही चैप्टर पढ़ना है। 13 चैप्टर पढ़ना है, 3 क्या हो गया? डिलीट हो गया। और 13 में से भी कुछ कुछ चैप्टर से बीच वाले टॉपिक को गायब कर दिया है, तो मतलब कि सिलेबस को कम कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कंटिन्यू हमारे वीडियो पे बने रहिए और लगातार एक एक वीडियो डेली देखते जाइए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।